वैसे ज़रूरी तो नहीं, पर मूवी को लाइक और डिसलाइक कर लिया करें। तो मूवी का स्टार्ट एक क्राइम सीन से होता है, जहां पुलिस एक घर में डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बेसमेंट में एक यंग लड़की की डेड बॉडी जमीन में दफन मिलती है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह थी कि पुलिस को जितनी भी डेड बॉडीज मिली थी उन सबके बॉडीज पे गहरे चोट के निशान थे और सबके सब इसी घर से बिलोंग करते थे। लेकिन पुलिस को जो यंग लड़की की बॉडी मिली थी उस पे तो एक भी चोट का निशान नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो लड़की उस घर से बिलोंग नहीं करती थी। अब यहाँ पुलिस को न तो उस लड़की के बारे में कुछ पता था, न ही उसकी जानकारी थी। इसीलिए पुलिस उस लड़की का नाम जेंडो रख लेती है और जेंडो के बारे में और अधिक जानने के लिए उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद हमें एक लड़का ऑस्टिन और उसके फादर दिखाए जाते हैं, जो कि एक जली हुई डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। असल में ये काम उन दोनों बाप बेटे का प्रोफेशन था। उन दोनों की फैमिली में काफी अरसे से लोग यही काम कर रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने अपने घर के बेसमेंट को ही पोस्टमार्टम रूम बनाया हुआ था। कुछ टाइम बाद ऑस्टिन की फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जाने के पहले ऑस्टिन की फ्रेंड एक डेड बॉडी को देखने की जिद करती है। अब यहाँ ऑस्टिन के फादर कहते हैं कि तुम मॉक की कोई भी डेड बॉडी को चूज कर लो। अब ऑस्टिन की फ्रेंड जिस डेड बॉडी को देखती है, हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के पाँव पे एक छोटी सी बैल बांधी हुई है। तब ऑस्टिन की फ्रेंड उस बैल के बारे में पूछती है। इस पर ऑस्टिन के फादर कहते हैं कि पहले के लोग तो ये समझ ही नहीं पाते थे कि लोग मर गए हैं या वो कोमा में हैं, इसीलिए वो लोग डाउटफुल इंसान के पाँव में ये वाली बैल बांध दिया करते थे, जिससे होगा ये कि अगर वो इंसान थोड़ा सा भी मूव करेगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। और ऑस्टिन के फादर इस चीज़ को आज तक फॉलो करते हुए आ रहे थे। अब ऑस्टिन की फ्रेंड और ऑस्टिन वहाँ से जैसे ही जाने वाले होते हैं तो तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जेंडो की डेड बॉडी लेकर। तब पुलिस ऑस्टिन के फादर को कहते हैं कि हमें इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक अर्जेंटली चाहिए। तब ये सुन के ऑस्टिन अपनी फ्रेंड को कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने फादर की हेल्प करनी है, तो हम रात के किसी शो में चले जाएंगे। ये बात समझा के ऑस्टिन अपनी फ्रेंड को उसके घर भेज देता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे पोस्टमार्टम के लिए रेडी होने लगते हैं। अब वो जेंडो के ही पोस्टमार्टम करने वाले थे। अब यहाँ पोस्टमार्टम करते हुए दोनों बाप बेटे काफी हैरान नजर आ रहे थे, क्योंकि जेंडो के हाथ की कलाई की हड्डी और पाँव के टखनों की हड्डी टूटी हुई थी, साथ साथ उसका एक मोलर टूथ भी गायब था। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी डेड बॉडी की हालत काफी ताजा थी, यानी उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था। अब ये जानने के लिए वो जेंडो की पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी बॉडी का चीरफाड़ करने लगते हैं। वो देखते हैं कि जेंडो के इंटरनल बॉडी पार्ट्स जैसे कि लंग्स जले हुए थे। इसके अलावा भी काफी बॉडी के पार्ट्स ऐसे थे जो जले हुए थे और काफी बुरी हालत में थे, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ पे सवाल ये था कि उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट इतने खराब कैसे हो सकते हैं। बॉडी की हालत से ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत जैसे अभी ही हुई हो, लेकिन उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। उससे ये लग रहा था कि उसकी मौत काफी पहले हो चुकी हो। बॉडी को एग्जामिन करते वक्त ये पता चलता है कि जेंडे के पेट में कुछ है। वो एक ऐसा प्लांट था जो किसी की भी डेड बॉडी को पैरालाइज कर सकता था। इसी दौरान ऑस्टिन के फादर को वहाँ से हॉल में कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती है। जब ऑस्टिन के फादर उस आवाज को फॉलो करते हुए हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें अपनी बिल्ली मरी हुई मिलती है, जिसकी वजह से ऑस्टिन के फादर काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्ली उनके पास उनकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। यहाँ ऑस्टिन अपने फादर को बार बार यही कह रहा था कि हम आज इस पोस्टमार्टम को रोक लेते हैं और कल कर लेंगे, लेकिन ऑस्टिन के फादर उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और जेंडो की पोस्टमार्टम फिर से करने लगते हैं। आगे पोस्टमार्टम करते हुए उन लोगों को जेंडो के स्टमक में से उसका मिसिंग टूथ भी मिल जाता है, जो कि एक कपड़े में लिपटा हुआ था। ये देख के दोनों बाप बेटे काफी कंफ्यूज हो जाता है। कोई किसी का दांत उसको कपड़े में बांध के कैसे खिला सकता है, क्योंकि एक दांत को निकाल कर उसे कपड़े में बांध कर उसी को खिलाने का क्या मतलब होता है। फिर ऑस्टिन के फादर जेंडो के स्किन को काट कर अलग कर देते हैं। तब वो देखते हैं कि जेंडो की स्किन के अंदर काले रंग का कुछ डिजाइन बना हुआ था और साथ साथ कुछ लिखा भी हुआ था, और सेम ऐसा ही डिजाइन और राइटिंग उस कपड़े पे भी बना हुआ था जिस कपड़े में जेंडो का मोलर टूथ लिपटा हुआ मिला था। अब इसी दौरान वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। और ऑस्टिन के फादर जब लाइट जलाते हैं तो वो देखते हैं जेंडो की डेड बॉडी के अलावा वहाँ की सारी डेड बॉडीज मिसिंग है। लेकिन तभी वहाँ पे ऑस्टिन के फादर पे कोई अचानक से हमला कर देता है, जिसकी वजह से ऑस्टिन के फादर काफी इंजर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ से बाप बेटा दोनों भागने की कोशिश करते हैं। तब वो लोग पाते हैं कि न ही लिफ्ट चल रही, न ही उनके मोबाइल में कोई भी नेटवर्क आ रहा है। वही बेसमेंट का दूसरा डोर भी जाम हो गया था, क्योंकि बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से एक पेड़ उस दरवाजे पे गिर गया था। तब ऑस्टिन के फादर कहते हैं कि ये सारी डिफिकल्टीज तभी से आ रही है जब से जेंडो की डेड बॉडी को यहाँ पे लाया गया है। इसका मतलब साफ था कि जो भी गड़बड़ थी वो जेंडो की बॉडी से रिलेटेड थी। अभी दोनों फिर से वहाँ जाकर जेंडो की डेड बॉडी को आग लगा देते हैं।
ताकि जो भी प्रॉब्लम बन रही है वो खत्म हो जाए। पर यहाँ तो और भी उल्टा हो जाता है। जेंडो की डेड बॉडी में आग लगाने से उसकी डेड बॉडी में से आग निकलकर पूरे कमरे में आग लग जाती है। तब आस्तीन अग्निशामक यंत्र से वहाँ की सारी आग बुझा देता है। लेकिन आग बुझाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि जेंडो की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही थी, यानी उसमें कोई भी आग के जले हुए का निशान नहीं था। ये देख के आस्तीन और उसके फादर और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब इसी दौरान लिफ्ट के चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए दोनों बाप बेटे जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लेकिन अब लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह से अटक गया था और वो बंद नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उन्हें वो छोटी सी बैल की आवाज सुनाई देने लगती है, वही वाली घंटी जो डेड बॉडीज के पाँव में बांधी गई थी। अब इस घंटी की आवाज सुनकर आस्तीन के फादर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब इस घंटी की आवाज को फॉलो करते हुए आस्तीन के फादर एक कुल्हाड़ी लिफ्ट के बाहर फेंकते हैं, जिससे अब बैल की आवाज आना बंद हो गई थी। और जब आस्तीन बाहर चेक करने के लिए आता है तो वो अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को वहाँ पाता है। असल में बैल की आवाज सुनकर आस्तीन के फादर ने जो कुल्हाड़ी फेंकी थी वो सीधे जाकर आस्तीन की फ्रेंड को लग गई थी, क्योंकि उसने उसको बोला था कि नाइट का शो देखेगी, इसीलिए वो आस्तीन को लेने आई थी। आस्तीन अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर काफी दुखी हो जाता है और बहुत रोता है। लेकिन आस्तीन के फादर किसी तरह उसे संभालते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से पोस्टमार्टम रूम में चले जाते हैं ताकि जेंडो के बारे में और ज्यादा जान सके। इसके बाद आस्तीन के फादर जेंडो के ब्रेन सेल्स को चेक करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि जेंडो के ब्रेन सेल्स अभी तक एक्टिव हैं। हालांकि किसी भी इंसान के मरने के बाद उसके ब्रेन सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो साफ था कि जेंडो का ब्रेन अभी तक भी जिंदा था। इसके बाद आस्तीन के फादर जेंडो की डेड बॉडी से निकले हुए उस कपड़े को चेक करते हैं, जिसमें से जेंडो की मिसिंग मोलर टूथ मिली थी। उस कपड़े में रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तब चेक करने पर पता चलता है कि उस पे 20/27, 16/93 और 17th सेंचुरी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तब आस्तीन के फादर 20/27 के रेफरेंस से ये पता लगवाते हैं कि 17th सेंचुरी में लड़कियों को ब्लेम किया जाता था कि वे चुड़ैल है और उन्हें अजीब तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इस प्रोसेस में जितनी भी लड़कियां मारी गई थी वो कोई भी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो सारी लड़कियां मासूम और बेकसूर थी। तब आस्तीन के फादर ये समझ जाते हैं कि जेंडो की मौत अभी नहीं हुई है, बल्कि 17th सेंचुरी में हुई है, और तभी से अब तक उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव है और इसी वजह से उसकी डेड बॉडी अभी तक ऐसी है, यानी बिल्कुल ताजा हालत में है। इसके अलावा आस्तीन के फादर का ये भी मानना था कि जो कुछ भी जेंडो के साथ हुआ वो हमारे साथ भी करना चाहती है। वो हमें भी इस दर्द का एहसास करवाना चाहती है और हमने जो भी जेंडो की बॉडी के साथ किया है, यानी उसकी बॉडी को चीर फाड़ किया है, उसका पेन भी महसूस कर पा रही है। और यही वजह है कि जेंडो अब उससे उनका बदला ले रही है। अभी सारी बात समझने के बाद आस्तीन के फादर जेंडो की डेड बॉडी के पास जाकर कि प्लीज तुम हमें माफ कर दो और तुम अपना बदला मुझसे ले लो, मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। ऐसा कहते ही आस्तीन के फादर की कलाई की हड्डियाँ और टखनों की हड्डियाँ टूटने लगती हैं। औरतों और उनके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी जलने लगते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि जेंडो के थे। अब आस्तीन के फादर से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो आस्तीन से कहते हैं प्लीज बेटा मुझे मार दो। अब आस्तीन रोते हुए और अपने फादर को इस हालत में ना देखने के लिए एक नाइफ से उनको स्टैब करके मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्तीन के फादर जैसे ही मरते ही जेंडो की बॉडी अपने आप ठीक होने लगती है। इसके बाद आस्तीन वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो आ जाता है एटिक में। लेकिन तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है और जैसे ही आस्तीन मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके फादर की डेड बॉडी उसके सामने खड़ी है। और अभी ये देख के आस्तीन काफी घबरा जाता है और डरते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मौके पर उसकी भी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ पे आती है जेंडो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उल्टा पुलिस को वहाँ पे 3 और डेड बॉडीज देखने को मिलती है। आस्तीन, उसके फादर, उसके फ्रेंड की, लेकिन जेंडो की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पोस्टमार्टम अभी भी शुरू नहीं किया गया हो। अब ये देख के पुलिस काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सेम ऐसा सीन हमें मूवी की शुरुआत में भी देखने को मिला था, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज थी जो कि काफी इंजर्ड थी, लेकिन जेंडो की डेड बॉडी वैसी ही थी। पुलिस दोबारा से जेंडो की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। एम्बुलेंस में ले जाते हुए हम जेंडो की डेड बॉडी के पैर की उंगली को हिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।